हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBBCL आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में समाज शास्त्र के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है उसको कवर करने वाले हैं। कुछ ऐसे चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनको पहले कवर कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हो, देखते हैं पहला प्रश्न का उत्तर। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है, समुदाय से आप क्या समझते हैं? इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछा है, समुदाय से क्या आशय है। तो इसका आंसर हम कैसे ले सकते हैं? देखिए, बहुत सिंपल भाषा में मैंने लिखा था कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जब कभी किसी छोटे या बड़े समूह जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हों, उनका साथ में रहना किसी विशेष प्रयोजन या स्वार्थ ना होकर सामान्य जीवन के कारण होता है, तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। दोस्तों, बहुत सिंपल वर्ड में आप समझ सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई समुदाय है, ठीक है, कोई छोटा है और कोई बड़ा है, तो अगर ये समुदाय एक साथ रहते हैं और इन समुदाय कोई स्वार्थ ना हो, कोई प्रयोजन ना हो, कोई ऐसी भावना नहीं हो कि मतलबी के, जैसे मतलबी लोग होते हैं ना, उस टाइप का ऐसी कोई भावना नहीं हो, और अगर ये 16 लोग साथ में रहते हों, तो ऐसी कम्युनिटी को हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, इसका उत्तर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि उपनिवेशवाद क्या होता है। भारत भी पहले कभी उपनिवेशवाद हुआ करता था। चलिए देखते हैं इसको। उपनिवेशवाद एक ऐसी विचारधारा है, क्या है? विचारधारा है, एक थॉट है, एक तथ्य है, जिसके द्वारा एक देश दूसरे देश को जीतने और उसे अपना अधिकार बनाने का प्रयत्न करते हैं, और फिर उस देश के छोटे जो देश होते हैं, छोटे देश के संसाधन जो होते हैं, उसको पूरा उपयोग करते हैं और उनका शोषण करते हैं। अगर प्रेजेंट टाइम में दोस्तों बात किया जाए, तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे आपको देखने में मिले, जैसे चीन है, ठीक है, जैसे चीन है, तो चीन जो है, चीन का कब्जा किस पे है? चीन का कब्जा है तिब्बत पे। तो दोस्तों, चीन का कब्जा है तिब्बत पे। अब तिब्बत की जो संसाधन है, ठीक है, तिब्बत एक छोटा देश हो जाएगा और चीन एक बड़ा देश हो जाएगा। तो चीन क्या कर रहा है? तिब्बत के सारे संसाधनों को उपयोग कर रहा है और चीन के लोगों को शोषण कर रहा है। तो इस क्रिया को, इस विचारधारा को उपनिवेशवाद कहा जाएगा। ठीक है, सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, बहुत सिंपल वर्ड में आप इसे भी समझ सकते हैं आसानी से। प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय के किन्हीं दो मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप गांव में रहते हैं तो आप आसानी से बात समझ सकते हैं गांव के लोग कैसे रहते हैं, उनकी मुख्य दो विशेषताएं पूछा गया है। तो देखिए, पहले पॉइंट ले सकते हैं, ग्रामीण समुदाय के धर्म और परंपरागत बातों पर अधिक बल देते हैं। मतलब दोस्तों ये है कि जो गाँव के लोग होते हैं, उनका जो धर्म होता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म के रहने वाले हों, उन धर्म में जो परंपराएं होती हैं, उन परंपराओं को ध्यान में रखते हैं। जो प्राचीन बातें होती हैं उसको ध्यान में रखते हैं, उसको फॉलो करते हैं गांव के लोग। तो ये पहला इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें ले सकते हैं, इन समुदाय में भाग्य पर निर्भर अशिक्षा का मूल रहता है। मतलब ये है कि भाग्य पर निर्भर, लोगों को जब जॉब नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिलती है, तो ये कहते हैं हमारा भाग्य खराब है, हमारी किस्मत खराब है। और अशिक्षा मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो हाई स्कूल इंटर पास करते हैं या ऐसे ही नॉर्मल जो है ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन कहीं कहीं अशिक्षा का अभाव देखने को मिलता है। तो ये ग्रामीण समुदाय में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दो पॉइंट इसमें आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे चौथा नंबर, लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए अथवा लिंगा अनुपात से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, ये क्वेश्चन भूगोल में भी पूछा गया था और ये कहीं कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो समाजशास्त्र में भी चैप्टर है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर देखिए कैसे लिख सकते हैं। बहुत सिंपल वर्ड में मैंने आपको बताया था, एक निर्धारित समय क्षेत्र में निश्चित समय अवधि में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। अगर भारत की लिंगानुपात की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 1000 अगर पुरुष हैं, 1000 पुरुष पे जो है 9 से 43 महिलाएं हैं। ठीक है, 9 से 43 महिलाएं हैं। तो ये भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या विस्फोट से क्या अर्थ है? जनसंख्या विस्फोट से क्या अर्थ है? यानी जनसंख्या वृद्धि तो समझ में आती है, लेकिन जनसंख्या विस्फोट क्या है, इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जनसंख्या विस्फोट एक ऐसी अवस्था है जब स्वास्थ्य और चिकित्सा पोषण के कारण मृत्यु दर में गिरावट आ जाती है और किसी निश्चित समय में जन्म दर तीव्र वृद्धि हो जाती है। तो ऐसी क्रिया को हम क्या कर सकते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। आप एक सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पे 10 लोग रहते हैं, ठीक है, इसके
3 साल बाद या 5 साल बाद मान लेते हैं, 5 साल बाद इस क्षेत्र में यहाँ पे 1000 लोग हो जाते हैं तो इसको कहेंगे जनसंख्या विस्फोट। अगर यहाँ पे 10 से अगर 100 हो रहे हैं तो जनसंख्या वृद्धि होगी, लेकिन अगर अचानक बढ़ रहे हैं 1000 हो रहे हैं 10 से 1000 तो कहेंगे जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। आगे देखिए जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा यहाँ पे दी गई है। जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है, ऐसा सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर बहुत सिंपल वर्ड में ले सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे, किसी क्षेत्र या प्रदेश में एक निश्चित समय काल में होने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि का पता लगाने के लिए 10 वर्षों में जनगणना कराई जाती है। तो मैंने आपको बताया कि कोई एक क्षेत्र है, कोई एक क्षेत्र ये है, ठीक है, यहाँ पे 10 लोग रहते हैं या वही एक क्षेत्र है, ये भी वही क्षेत्र है, तो यहाँ पे 10 जनसंख्या रहती है। 5 साल बाद अगर यहाँ पे 1000 लोग हो जा रहे हैं या 100 हो रहे हैं तो ऐसे इसी को कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। अगर यहाँ पे 1000 हो जा रहे हैं तो कहेंगे ये जनसंख्या विस्फोट कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए जनसांख्यिकी क्या है अथवा जननांकी से आप क्या समझते हैं। बहुत सिंपल आसानी से आपको समझने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे जो है टिप्स, कुछ ऐसा कंटेंट प्रयोग किया जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए जनसांख्यिकी या जननांकी इसको कहते हैं डेमोग्राफी। ठीक है, इसको डेमोग्राफी कहते हैं, जिसका हिंदी रूपांतर जनसांख्यिकी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी उत्पत्ति जो है कैसे हुई है। इसकी उत्पत्ति डेमोग्राफी के ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है डेमास, दूसरा है जिसका डेमास का अर्थ होता है मनुष्य, ठीक है, और दूसरा अर्थ है दूसरा ग्राफो, जिसका अर्थ होता है लिखना या अंकित करना। तो सिंपल वर्ड में अगर इसका शाब्दिक अर्थ जोड़ा जाए तो हम कह सकते हैं कि शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, इसका शाब्दिक अर्थ दोस्तों हो जाएगा मनुष्य या जनता के विषय में लिखना या अंकित करना ही क्या कहलाता है, जनसांख्यिकी कहलाता है। आसानी से समझने के लिए अब इतना समझ जाइए कि जनसांख्यिकी का मतलब ये होता है, जन मतलब लोग, सांख्यिकी मतलब आंकड़े। तो दोस्तों जो लोगों के आंकड़े हैं, ठीक है, जो लोगों के आंकड़े हैं उसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या या जनसांख्यिकी या जननांकी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जाति को परिभाषित कीजिए या जाति से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पीय में और अति लघु में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखिए पहला पॉइंट ये है जाति का अर्थ क्या है, इसके बारे में आपको समझना है। जाति शब्द अंग्रेजी के पर्यायवाची शब्द कास्ट से लिया गया है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द का जन्म पुर्तगाली भाषा के कास्टा से हुआ है। तीनों समझने दोस्तों कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है ये जाति जो है हिंदी शब्द हो गया, और ये जाति ये हिंदी शब्द का जो है किससे लिया गया, अंग्रेजी के कास्ट से लिया गया है, और ये कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्टा से लिया गया है, यानी कहीं कहीं से कहीं कुछ लिया गया है। तो अब सवाल है कि कास्टा जो है ये पुर्तगाली शब्द है। तो दोस्तों यहाँ से पूछ सकता है जाति किस भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। यहाँ से बहुविकल्पीय में प्रश्न पूछा जाता है। इस कास्टा का शब्द क्या होता है, इस कास्टा का शब्द के अर्थ क्या होता है, तो नस्ल प्रजाति या प्रजातियों से भेद इसका अर्थ होता है। जाति जन्म पर आधारित होती है। दोस्तों ये पॉइंट हाईलाइट कर लीजिए, जाति जन्म पर आधारित होती है। ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछा गया है कि जाति किस पर आधारित होती है, जाति जन्म पर आधारित होती है। आप सोचिए, समझने की कोशिश करिए कि जो भी बच्चा जिस जाति में जिस धर्म में जन्म लेता है उसका धर्म और उसकी वही जाति उसके साथ लग जाती है। ठीक है, तो जाति जन्म पर आधारित होती है। जो जिस जाति में जन्म लेता है, जिस धर्म में जन्म लेता है, उसकी जाति वही उसके साथ जुड़ जाती है। वास्तव में जाति मनुष्य के अंतर्विवाही समूह और समूहों का योग होता है। अंतर्विवाही का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई जाति ए है और कोई जाति फिर यहाँ पे एक ये है, यहाँ पे बी कोई जाति है। ठीक है, तो ये वाला जाति जो होगा वो ए वाले जाति में ही शादी करेगा, बी वाले में नहीं करेगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि अंतर्विवाही मतलब जो अपने ही जाति के समूह में विवाह करेगा और फिर इनके जो बच्चे होंगे वो कहीं कहीं उसी जाति से संबंधित होंगे, तो जाति जन्म पर आधारित होती है। यही बात दोस्तों यहाँ पे कही जा रही है। आगे देखिए, जिसका एक समान नाम होता है, जिसका एक समान नाम मतलब ये कि यहाँ पे कहा गया है जिसकी सदस्यता अर्जित ना होकर जन्माना प्राप्त होती है, जिसके सदस्य समान मिलते जुलते पैतृक धंधे या फिर जो है
उसको जो उद्योग जो धंधा होता है उसी धंधे साथ जुड़े होते हैं, जिसकी सामान्य शाखाएं समाज के अन्य समूहों को अपेक्षा एक दूसरे की अधिक निकटता का अनुभव करते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे कि पैतृक धंधे मतलब जो जैसे पिता जो काम कर रहे हैं, फिर उनके पिता जो काम कर रहे हैं, फिर इसके बाद उनके पिता जो काम कर रहे हैं, तो ये जो चलता है ये जाति पर निर्भर होता है। जैसे एक कुम्हार होता है तो कुम्हार का बच्चा जो है वो बर्तन बनाता है, फिर वही बच्चा बर्तन फिर बनाता है, तो उनकी जो पैतृक धंधे हैं वो उनसे जुड़ा होता है। तो उसी प्रकार से बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नातेदारी को परिभाषित कीजिए। नातेदारी क्या है? रिलेशनशिप के बारे में बात की जा रही है। रिश्तेदारी क्या है? देखिए, सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे संबंधों को नातेदारी या रिश्तेदारी कहते हैं जो रक्त विवाह पर आधारित होते हैं। रक्त और विवाह पर आधारित होते हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। रक्त और विवाह पर आधारित होते हैं क्या? नातेदारी। अब सिंपल सी मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, ये कोई लड़की है, इन दोनों की करा दीजिए शादी। ठीक है, इन दोनों की शादी करा दीजिए। जब इन दोनों की शादी होगी तो कहीं न कहीं इसके जो लड़के के फैमिली रहेंगे और जो लड़की के फैमिली रहेंगे, ठीक है, तो लड़की के फैमिली और लड़के के फैमिली इनकी क्या बनेगी? रिश्तेदारी बनेगी, यानी नातेदारी बनेगी। तो नातेदारी किसके आधार पे बना? विवाह के आधार पे बना। किसके आधार पे बना? विवाह के आधार पे बना। तो दोस्तों यहाँ पहला पॉइंट ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए विवाह लिखा हुआ है और रक्त लिखा हुआ है। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि विवाह के आधार पे कहीं कहीं रिश्तेदारी बनती है, नातेदारी बनती है। अब दूसरा है रक्त कैसे बनेगा? अब रक्त के आधार पे देखिए, मैंने आपसे कहा कि उन दोनों को शादी करा दीजिए। ठीक है, अब देखिए शादी हो गई है इन दोनों की। इसके बाद इनके बीच में जो बच्चा आएगा, ठीक है, जो बच्चा होगा ये कहीं न कहीं किस पे आधारित होगा? रक्त पर आधारित होगा। इन्हीं का खून है ये। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि जो बच्चा आएगा, ये बच्चा अपने जो लड़की है, इस लड़की के भाई को मामा कहेगा, तो मामा कहेगा नातेदारी बनी हुई कि नहीं बनी हुई है? लेकिन किसके आधार पे? रक्त के आधार पे, कि जन्म इन दोनों से जन्म लिया है। ठीक है, तो वही चीज़ दोस्तों यहाँ पे कहिए, नातेदारी रक्त और विवाह पर आधारित होती है। ये भी क्वेश्चन बहुविकल्प में पूछा जा सकता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देखिए, 10 प्रश्न मैंने महत्वपूर्ण सेलेक्ट किए हैं, आप इसे तैयार करिए। बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जरूर आपको करवाऊंगा। जाति की विशेषताएं क्या हैं? ये आपसे पूछा गया है, पूछ सकता है, जाति की विशेषताएं क्या है? चलिए इसमें देखिए पहला पॉइंट, समाज में अलग पहचान। जो जाति होती है वो समाज में अलग पहचान बनाती है। जैसे मान लीजिए आपका एक गाँव है, गाँव में अलग अलग पूर्वे बने होते हैं। ठीक है, अलग अलग जो पूर्वे बने होते हैं उसमें ये होता है कि एक पूर्वा यहाँ बना होता है, एक पूर्वा यहाँ बना होता है, एक पूर्वा यहाँ बना होता है, एक पूर्वा यहाँ बना होता है। जो ये पूर्वे बने होते हैं ये अलग अलग जाति के आधार पर होते हैं। ठीक है, अलग अलग जाति के आधार पर बटे होते हैं। जैसे एक जाति के लोग यहाँ रहते होंगे आपके गाँव में, थोड़ा देखिए अपने गाँव में, सोचिए अपने गाँव में कि आपके गाँव में कितने कितने पूर्वे बने हुए हैं और कौन कौन सी जाति के लोग एक जगह पर रह रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं जाति जो होती है वो समाज में पहचान बनाती है। अगर कहीं पे कोई रिलेशनशिप आती है तो आपसे पूछते हैं भैया कौन सी जाति के हैं, तो उसी जाति में जाते हैं जहाँ पे जाति के समूह इकट्ठा वहाँ पे रहते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा, जाति जो है वो समाज अलग पहचान बनाती है। अगला पॉइंट ये है, खान पान पोशाक आदि पर प्रतिबंध। देखिए जाति में ऐसे, अब तो जाति में थोड़ा सा यहाँ पे जब से छुआछूत की बीमारी खत्म हुई है तब से कहेंगे जाति में बहुत बड़ा छूट मिला हुआ है ना। नहीं तो खान पान के लिए जो है, पोशाक के लिए, इस सब में प्रतिबंध हुआ करता था, लेकिन अब उतना तो नहीं है। लेकिन समाज में कभी कभी ऐसे देखने को मिल जाता है कि ऐसे छोटी जाति है तो कहीं न कहीं खान पान में उसके कहीं की कमी देखने को मिलती है, कुछ न कुछ प्रतिबंध देखने को मिलता है। लेकिन अब थोड़ा सा कमी हुई, लेकिन फिर भी समाज में ऐसी बुराइयाँ भी हैं। आगे देखिए, विवाह संबंधी प्रतिबंध। देखिए जाति कहीं न कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि जाति जो होती है, अगर कोई ए परिवार का है, मतलब ए जाति का है, ठीक है, मैं किसी जाति का नाम नहीं लूँगा क्योंकि दोस्तों किसी भी जाति का नाम लेना ये इसके खिलाफ होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि मान लो कोई ए जाति का है, ठीक है, कोई ए जाति का यहाँ पे है, कोई बी जाति का है, कोई सी जाति का है। ठीक है, तो जो ये वाला जाति का है वो अपना विवाह ये जाति में ही करेगा। अगर ऐसा नहीं करता, अगर ये बी में करता है तो समाज स्वीकार नहीं करता है। समाज शास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं, तो समाज शास्त्र में दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, समाज की बातें ही आपको ऐड करनी है। तो समाज में अगर कोई ये जाति वाला बी जाति में कर लेता है तो समाज उसको स्वीकार नहीं करता है, कोई उसके बारात में जाएगा नहीं, कोई खाए पिएगा नहीं भैया। तो सिंपल सी बात ये है कि कहीं न कहीं विवाह संबंधी प्रतिबंध
प्रतिबंध भी देखने को मिलते हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। अगला देखिए 5 पॉइंट मैंने ऐड किया यहाँ पे, नागरिक और धर्म योग्यताएं। नागरिक और धार्मिक योग्यताएं मतलब क्या? नागरिक और धार्मिक योग्यताओं का तात्पर्य दोस्तों ये है कि कहीं न कहीं जो धर्म के खिलाफ होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं नागरिक को कि उसके धर्म की जो बातें होती हैं उसको फॉलो नहीं करने दिया जाता है, उसको पालना नहीं करने दिया जाता है। जैसे छोटी जात बड़ी जात का शोषण करते थे तो पहले तो कहीं न कहीं उसकी समस्याएं होती थी कि पहले लोगों को मंदिर वगैरह पे जाने नहीं दिया जाता था। तो कहीं न कहीं धार्मिक योग्यताएं जो होती हैं वो जाति से संबंधित होती है। नौकरी पेशे में भी अभाव देखने को मिलता है। जिस जाति के लोग रहते हैं उस जाति के अनुसार वैकेंसी आती है और वैकेंसी डिवाइड हो जाती है, तो जाति के आधार पर ही डिवाइड होती है, तो नौकरी पेशों में भी उसका अभाव होता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों मैंने को कराया, इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पक्का देखने को जरूर मिलेंगे। भले से क्वेश्चन 10 ही है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं। आपसे मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।